अब हम इस चैप्टर के अंदर जो है रीनल कैलकुलस के बारे में समझेंगे। रीनल कैलकुलस के सबसे पहले कॉजेस के बारे में बात करते हैं। तो पहला कॉज जो होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, जो कि हॉट और एरिड रीजन्स में काफी कॉमन होता है। दूसरा आइट्रोजेनिक, मतलब ड्रग्स इंड्यूस्ड हो सकता है। स्टेरॉइड्स और कीमोथेरेपी ड्रग्स, ये दो ड्रग्स होते हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रीनल स्टोन्स। बाकी बहुत सारे स्टोन्स आपके इडियोपैथिक होते हैं, उनका कॉज लोकेट नहीं कर पाते हम। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई तो रीनल स्टोन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी विटामिन ए की एक्सेस के कारण जो है सूडो ट्यूमर सेरेब्राई भी होता था। फिर आपके कुछ स्टेसिस ऑफ यूरिन इन्फेक्शंस, ये भी कुछ कॉजेस होते हैं जिससे रीनल स्टोन्स का फॉर्मेशन होगा। हेरेडिटरी कॉजेस होता है जैसे कि सिस्टिनूरिया, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। टाइप 1 आरटीए एंड प्राइमरी हाइपर ऑक्सेलुरिया, ये तीन आपके जो है हेरेडिटरी कॉजेस है जिससे रिनल स्टोन्स का फॉर्मेशन होगा। उसके अलावा हाइपर कैल्सियूरिया, अगर आपका कैल्शियम ज्यादा निकलेगा बाहर यूरिन के फॉर्म में तो वो भी आपका जो है स्टोन्स का फॉर्मेशन करेगा। तो मेजर कॉजेस क्या है? डिहाइड्रेशन, आइट्रोजेनिक में स्टेरॉइड्स और कीमोथेरेपिक ड्रग्स, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये आपके तीन हेरिडिटरी कॉजेस, और हाइपर कैल्सियूरिया, ये मेजर कॉजेस होते हैं रिनल स्टोन्स के फॉर्मेशन के। हाइपर कैल्सियूरिया में आपको पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ये रीनल पैपिला के ऊपर जो है अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये वहां पर डिपॉजिट होने के बाद उसको रीनल पैपिला को ब्लॉक कर देते हैं। किसको? रीनल पैपिला को। और इसको हम कहते हैं रेंडल्स प्लैक। क्या कहते हैं? रेंडल्स प्लैक। वो जो आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो उस प्लैक को क्या बोलेंगे? रेंडल्स प्लैक बोलेंगे। अब हम एक एक करके स्टोन की बात करते हैं। पहला है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के क्या चार चार कॉजेस होते हैं? हाइपर कैल्सियूरिया, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरोकोजूरिया। अब ये तीन तो ऑब्वियस है। हाइपर यूरिकोजूरिया दो स्टोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन। इन दो स्टोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हाइपर यूरिकोजूरिया। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं कि ये जो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टेन्स होते हैं, पहली बात तो ये सिंगल होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, और इनके ऊपर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। क्योंकि इनके ऊपर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है इसलिए इनको मलबेरी स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये हिमैचूरिया एंड पेन के साथ एसोसिएटेड होता है। रीजन क्या है? क्योंकि इनके ऊपर प्रोजेक्शन है। फिर हम बात करते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टेन्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स और कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट स्टोन्स। ये आपको रेडियो ओपेक दिखेंगे एक्सरे के ऊपर, तो एक्सरे के ऊपर आप इनको बहुत आसानी से देख सकते हो। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है न्यूट्रल और एसिडिक यूरिन के अंदर फॉर्म होते हैं। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स के बारे में। आइसोलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बहुत रेयर होते हैं। ये दो फॉर्म्स के अंदर अकर करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट ब्रूसाइड स्टोन्स और कैल्शियम फॉस्फेट एपेटाइट स्टोन्स। कैल्शियम फॉस्फेट ब्रूसाइड स्टोन जो होते हैं ना, ये आपके एसोसिएटेड होते हैं विद रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और कैल्शियम फॉस्फेट एपेटाइट स्टोन जो होते हैं ना, ये एसोसिएटेड होते हैं विद इन्फेक्शंस। ये भी आपके अल्कलाइन यूरिन के अंदर बनते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं आपके ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स, जिनको हम स्ट्रोवाइड स्टोन के नाम से भी जानते हैं, स्टैगहॉर्न कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों के फॉस्फेट से मिलकर बनता है। ये आपके सेकंड मोस्ट कॉमन स्टोन्स है आफ्टर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। ये इन्फेक्टेड यूरिन जैसे कि प्रोटियस के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर अल्कलाइन यूरिन के अंदर इनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है। फिर ये जो है स्टैगॉन कैलकुलस, मतलब बहुत धीरे धीरे ये बनते हैं और बहुत बड़ा शेप ले लेते हैं, इसलिए इनको स्टैगॉन कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। और ये आपके जो कैलाइसिस है, आपका जो पेल्विस है, उसका शेप ले लेते हैं। ये रेडियो ओपेक होते हैं एक्सरे के ऊपर, तो एक्सरे के ऊपर आप बहुत आसानी से इनको जो है देख सकते हो। इनको साइलेंट स्टोन्स भी कहा जाता है। साइलेंट स्टोन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रोजेक्शन प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसलिए ना ये पेन की तरह प्रेजेंट करेंगे, ना हिमेचोरिया के साथ प्रेजेंट करेंगे। ये डायरेक्टली हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेंगे, विच विल देन रिजल्ट इन रीनल डिस्फंक्शन, और उसके कारण ये जो है आपके पास प्रेजेंट करने के लिए आएंगे। तो ये हो जाते हैं आपके ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, जिसको हम स्ट्रोवाइड स्टोन और स्टैगॉन कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आपके आते हैं यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन जो होते हैं ये काफी सॉफ्ट होते हैं, कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं। एसिडिक यूरिन के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। इनके दो कॉजेस होता है, एक होता है हाइपर यूरिकोजूरिया। हाइपर यूरिकोजूरिया के दो कॉजेस होते हैं एक्चुअल में। एक होता है गाउट, गाउट के अंदर आपको यूरिक एसिड के लेवल्स ब्लड के अंदर बढ़े हुए दिखेंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ द माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। जब आप माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हो तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है, जिसके कारण यूरिक एसिड के लेवल आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, हाइपर यूरिकोजूरिया होता है, रिजल्टिंग इनटू यूरिक एसिड स्टोन्स इन दी किडनी। ये एसिडिक यूरिन के अंदर फॉर्म होंगे, और ये आपके रेडियोलुसेंट स्टोन्स होते हैं एक्सरे के ऊपर। ये सबसे सॉफ्ट स्टोन्स होता है, और सबसे सॉफ्ट होने के कारण ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है टू शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। फिर हम बात करते हैं यूरिक एसिड स्टोन के बाद आपके सिस्टीन स्टोन के बारे में। सिस्टीन स्टोन के बारे में आपको एक चीज जो पता होनी चाहिए कि ये आर वेरी हार्ड स्टोन, सबसे ज्यादा हार्ड स्टोन्स होते हैं। और इनका कॉज क्या होता है? इनका कॉज होता है एक हेरिडिटरी कॉज,
दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सिस्टिनूरिया। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सिस्टिनूरिया के अंदर क्या होता है, डिक्रीज अब्जॉर्प्शन होता है सिस्टिन का किडनी के और इंटेस्टाइन के अंदर, इसीलिए इसका ज्यादा एक्सक्रीशन होगा किडनी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जब ज्यादा एक्सक्रीशन होगा तो इसके स्टोन्स का फॉर्मेशन होगा। मैंने बताया ये वेरी हार्ड स्टोन्स होते हैं और इतने हार्ड होते हैं कि दे आर रेजिस्टेंट टू शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव कौन थे आपके शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को, यूरिक एसिड के स्टोन्स, ये सबसे रेजिस्टेंट है आपके शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को, और ये फॉर्म होता है एसिडिक यूरिन के अंदर और ये रेडियो ओपेक होता है। फिर हम बात करते हैं आपके ज़ैंथीन स्टोन्स के बारे में। ज़ैंथीन स्टोन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो इनके ऊपर ऐसे लैमिनेशन प्रेजेंट होते हैं, और आपके ज़ैंथीन स्टोन्स होते हैं दे आर फॉर्म ड्यू टू द कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ द ज़ैंथीन ऑक्सीडेज और ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण आपके एक ज़ैंथीन स्टोन फॉर्म होता है। ये रेडियोलुसेंट स्टोन्स होते हैं और इनके ऊपर लैमिनेशंस होते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए थे, और ये न्यूट्रल पीएच के यूरिन के अंदर बनेंगे। फिर हम बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड स्टोन्स। तीन ड्रग्स है जो कि स्टोन्स का फॉर्मेशन करता है। पहला इंडिनावीर, ट्रायमथेरिन, सिलिसलेट, और ऊपर हमने बात किया था कि जो कीमोथेरेपिक एजेंट्स होते हैं और स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी कॉज करता है। अब ये जो इंडिनावीर है, ये इसके जो स्टोन्स होते हैं ये एक्सरे पर भी नहीं दिखेंगे और ना सीटी स्कैन पे भी नहीं दिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए इंडिनावीर के स्टोन्स के बारे में। इंडिनावीर के स्टोन ना सीटी स्कैन पे दिखेंगे ना एक्सरे पे दिखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि हमने सारे स्टोन्स तो पढ़ लिए, अब इसमें से रेडियो ओपेक कौन से थे, रेडियो ओपेक बहुत सारे थे, रेडियोलुसेंट बस दो थे। कौन से, एक था आपका यूरिक एसिड का स्टोन और ज़ैंथीन का स्टोन। तो यूरिक एसिड का स्टोन और ज़ैंथीन का स्टोन ये दोनों स्टोन्स आपके रेडियोलुसेंट थे, बाकी के सारे स्टोन्स आपके क्या थे, आपके रेडियो ओपेक थे। फिर हम बात करते हैं एसिडिक यूरिन के अंदर आपके तीन स्टोन्स बनते हैं, सी सी यू, सी फॉर सिस्टीन स्टोन, सी फॉर आपका कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और यू फॉर यूरिक एसिड स्टोन। तो आपके सिस्टीन स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन ये आपके एसिडिक यूरिन के अंदर बनेंगे। अल्कलाइन यूरिन के अंदर आपके सारे फॉस्फेट वाले स्टोन्स बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन और ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन का दूसरा नाम था स्ट्रोइड स्टोन, साइलेंट स्टोन, स्टैगोन कैलकुलस। फिर हम बात करते हैं आपके न्यूट्रल यूरिन के अंदर बनने वाले दो स्टोन्स के बारे में, एक है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और ज़ैंथीन स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन न्यूट्रल यूरिन के अंदर भी बनते हैं और साथ में एसिडिक यूरिन के अंदर भी बनते हैं। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। देखो क्लिनिकल फीचर्स सबसे पहले आपके स्ट्रोइड स्टोन जैसे होते हैं वो साइलेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर, क्योंकि उनके अंदर प्रोजेक्शंस नहीं होते तो वो पेन वगैरह कॉज नहीं करते, हिमेचुरिया वगैरह कॉज नहीं करते। लेकिन जो कुछ आपके स्टोन्स होते हैं जिनके पास प्रोजेक्शंस होते हैं वो आपके पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ये पेन दो फॉर्म के अंदर हो सकता है, एक तो रिनल कोलिक या फिर यूरेट्रिक कोलिक। रिनल कोलिक जो होता है ये आपके रिनल एंगल पे आएगा। रिनल एंगल मतलब इट इज द एरिया जस्ट बिटवीन द इरेक्टर स्पाइने मसल एंड द 12th रिब, उसको हम कहते हैं रिनल एंगल। वहां पर अगर आपको पेन हो रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे रिनल कोलिक। यूरेट्रिक कोलिक में क्या होता है कि स्टोन अगर यूरेटर के अंदर है तो डिपेंड करता है कि स्टोन कहां पर है इन द यूरेटर, मतलब अगर अपर पार्ट ऑफ यूरेटर में है तो जो पेन है वो कहीं और रेफर होगा, अगर मिडल पार्ट ऑफ यूरेटर में है तो जो पेन है वो कहीं और रेफर होगा, और अगर लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर में है तो पेन जो है वो कहीं और रेफर होगा। अगर अपर पार्ट ऑफ यूरेटर में आपका स्टोन है तो जो पेन है ये टेस्टिस और लेबिया मेजोरा, टेस्टिस इन मेल्स एंड लेबिया मेजोरा इन फीमेल्स, यहां पर रेफर होगा। अगर आपका जो स्टोन है वो मिडल पार्ट ऑफ यूरेटर के अंदर है तो जो आपका पेन है इलियाक फोसा की तरफ रेफर होता है, और अगर आपका जो स्टोन है यूरेटर के लोअर पार्ट में तो जो आपका पेन है ये ग्रॉइन और मीडियल थाई की तरफ जो है रेफर होता है। मान लेते क्या कभी कभार आपका जो स्टोन जो है इंट्राम्यूरल पार्ट के अंदर लॉन्च हो जाता है। जब इंट्राम्यूरल पार्ट के अंदर जो पार्ट ऑफ यूरेटर वेसिकल के अंदर मतलब बेसिकली ब्लैडर के अंदर है वहां पर अगर स्टोन रह गया तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाएगी, अर्जेंसी आ जाएगी और स्ट्रैंगरी हो जाएगी। स्ट्रैंगरी का मतलब क्या होता है, इट इज द कांस्टेंट डिजायर टू पास यूरिन। ये क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हिमेचुरिया, डिसूरिया, मास ड्यू टू हाइपर हाइड्रोनेफ्रोसिस ये आपको देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं हिमेचुरिया के बारे में। तो पहला इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। आपको क्या देखने को मिलेगा, पस सेल्स देखने को मिलेंगे यूरिन के अंदर, आरबीसी देखने को मिलेंगे हिमेचुरिया, और आपको जो है क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल से आप जो है कौन सा स्टोन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको डंबल शेप के क्रिस्टल दिखे तो वो हो जाएंगे कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट के स्टोन्स। अगर डंबल कैसा होता है ना, डंबल आपका हार्ड होता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स होते हैं वो भी काफी हार्ड होता है। एनवलप के स्टोन्स अगर आपको दिख गए तो एनवलप के स्टोन्स आपको जो है वो दिखते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट स्टोन्स। ओके, एनवलप शेप के कौन से होता है, ये एनवलप शेप के स्टोन्स है कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट स्टोन। ये आपके डंबल शेप के स्टोन्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये सिस्टीन स्टोन के बाद के कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स। फिर हम बात करते हैं कॉफिन लेड शेप स्टोन्स। कॉफिन लीड शेप स्टोन्स इसमें आता है आपके ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स। ट्रिपल फॉस्फेट जो स्टोन्स होते हैं उनका शेप होता है कॉफिन लीड शेप। तो ये आपको कैसे याद रखोगे, आपके जो ये ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स है ना, ये इनके पास प्रोजेक्शन होते थे नहीं है, इनका साइलेंट प्रेजेंटेशन होता था। जब हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेंगे तभी ये प्रेजेंट करते थे। तो इसलिए आप ऐसे याद रखो कि कॉफिन के अंदर जाने के बाद लोग जो है वो साइलेंट हो जाते हैं, और साइलेंट स्टोन जो होते हैं वो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होते हैं। फिर हम बात करते हैं सिक्सर सिस्टीन। तो सिक्सर सिस्टीन हेक्सागोनल शेप का स्टोन होता है।
फिर हम बात करते हैं कि ब्रश जैसा होता है ना आपका, ब्रश के ऊपर आपके बहुत सारे नीडल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रश के ऊपर बहुत क्या होता है, बहुत सारे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो नीडल लाइक स्टोन्स होते हैं आपके कैल्शियम फॉस्फेट ब्रूसाइड स्टोन के। कैल्शियम फॉस्फेट के जो एपेटाइट स्टोन्स होते हैं और यूरिक एसिड के जो स्टोन्स होते हैं उनका एमॉर्फस शेप होता है। एमॉर्फस शेप का मतलब क्या है कि कोई भी शेप हो सकता है। अब इसमें आपके डंबल शेप है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट के हो जाएंगे। ये आपके कॉफिन लीड शेप है, मतलब साइलेंट स्टोन्स स्ट्रोवाइड स्टोन्स हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आपके हेक्सागोनल स्टोन्स, ये सिस्टीन सिक्सर वाले स्टोन्स होते हैं। फिर ये आपके अमॉर्फस है, ये यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकता है, या फिर अमॉर्फस स्टोन्स ये आपके एपेटाइट स्टोन्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पर आप क्या है, ठीक है, हाँ स्टोन्स तो हमने देख लिए। अब दूसरा रेडियोलॉजिकल क्या क्या एग्जामिनेशन करोगे, तो पहला जो इन्वेस्टिगेशन आप करोगे यहाँ पर वो रहेगा एक्सरे केयूबी। एक्सरे केयूबी के अंदर आप जो है स्टोन देख सकते हो, जो यहाँ पर आप स्टोन देख सकते हो, ये एक्सरे केयूबी है। उसके अलावा ये भी आपका एक्सरे केयूबी है, इसके अंदर आप बड़ा सा स्टोन देख पा रहे होंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका स्टैगॉन कैलकुलस होगा। अब दूसरा जो है आप यूएसजी केयूबी कर सकते हो, इससे जो है आप हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर है तो उसको देख पाते हो यूएसजी केयूबी से। फिर सबसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है आपका वो है एनसीसीटी केयूबी। एनसीसीटी केयूबी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर रीनल कैलकुलस। इसमें आपको साइज ऑफ स्टोन, लोकेशन ऑफ स्टोन, हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नहीं, उसका स्टेटस एग्जैक्टली पता चल जाता है। एनसीसीटी केयूबी से क्या पता नहीं चलता, फंक्शन ऑफ द किडनी। तो फंक्शन ऑफ किडनी को जानने के लिए हम डीटीपीए और मैक3 स्कैन करेंगे। डीटीपीए करेंगे मोर देन 1 ईयर के अंदर, मैक3 करेंगे लेस देन 1 ईयर के अंदर। फिर हम बात करते हैं, ये सारी इमेजेस हो गई, ये आपकी इसकी इमेज है, इसमें आप स्टोन देख सकते हो, ये वाला सिटी स्कैन की इमेज है। ये भी आपकी एनसीसीटी की इमेज ही है, इसमें आप स्टोन देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है पेन के लिए, पहले क्या करेंगे, एनएसएड्स देंगे जैसे कि डाक्लोफेन है। अगर इससे पेन रिलीव हो गया तो अच्छी बात है, नहीं रिलीव हुआ तो पीसीएन मतलब परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी या फिर डीजेस्टेंट डालेंगे। फिर हम बात करते हैं नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या होता है आपके स्टोन को डिसॉल्व करने का। तो पहला ऑप्शन होता है वॉचफुल वेटिंग। अगर आपके स्टोन की साइज लेस देन 5 मिलीमीटर है तो 90% ऑफ दिस स्टोन्स जो होते हैं उनका स्पॉन्टेनियस पैसेज हो जाता है यूरिन के अंदर। लेकिन अगर आपके स्टोन की साइज 5 टू 10 मिलीमीटर है तो 50% ऑफ ऐसे स्टोन्स जो है वो स्पॉन्टेनियसली यूरिन के अंदर बाहर निकल जाता है। तो अगर लेस देन 5 मिलीमीटर की साइज है तो वॉचफुल वेटिंग करिए, कुछ मत करिए, वॉचफुल वेटिंग करिए और ज्यादा पानी पीने को बोलिए। बस ये आपको वॉचफुल वेटिंग तभी करनी है जब लेस देन 5 मिलीमीटर की साइज हो और नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन्स हो, मतलब उन्होंने किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करके ना रखा, इतना बड़ा स्टोन नहीं है। फिर अगर आपको नॉन सर्जिकल ऑप्शन के अंदर दूसरा ऑप्शन ढूंढना है तो वो है आपका मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी। मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, ये आप यूरेट्रिक स्टोन्स के लिए कैरी आउट करते हो जिनका साइज 6 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के अंदर लाई करता है। आप क्या करते हो मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी के अंदर, अल्फा ब्लॉकर जिनका नाम होता है टैमसुलोसिन, ऐसे मसल्स ऐसे ड्रग्स को यूज करते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स लाइक टैमसुलोसिन, ये एक्चुअल में यूरेट्रिक मसल्स का रिलैक्सेशन करवाता है जिसके कारण यूरेट्रिक स्टोन्स होते हैं वो आसानी से यूरिन के अंदर निकल जाएंगे। ये होती है आपकी मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी। फिर हम बात करते हैं आपके स्टोन डिसोल्यूशन थेरेपी। स्टोन डिसोल्यूशन थेरेपी का मेन प्रिंसिपल क्या है, अगर स्टोन आपके एसिडिक यूरिन के अंदर फॉर्म होता है तो आप यूरिन को अल्कलाइन कर दीजिए, अगर आपका स्टोन जो है अल्कलाइन यूरिन के अंदर फॉर्म होता है तो आप यूरिन को एसिडिक कर दीजिए। ये आपका मेन प्रिंसिपल होता है स्टोन डिसोल्यूशन थेरेपी का। तो इसमें आप क्या करते हो, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देते हो आईवी के थ्रू, नियरली 4 लीटर पूरे दिन में, और आपका यूरिन आउटपुट का गोल होता है 2.5 लीटर। तो जैसे कि मान लीजिए आप कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन होंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन, सिस्टीन के स्टोन, यूरिक एसिड को स्टोन, ये तीनों के स्टोन आपके एसिडिक यूरिन के अंदर फॉर्म होते हैं ना, तो आप क्या करोगे, अल्कलाइन कर दोगे यूरिन को। कैसे करोगे अल्कलाइन कैसे अल्कलाइन बनाओगे यूरिन को, बाय गिविंग पोटेशियम साइट्रेट इन ऑल ऑफ दिस थ्री। पोटेशियम साइट्रेट दे दो, बाकी एक्स्ट्रा की चीजें कैल्शियम ऑक्सलेट में क्या देते हैं थायराइड डायरेटिक, सिस्टीन वाले स्टोन में अल्फा एमपीजी देते हैं एक्स्ट्रा वाली चीज, और यूरिक एसिड के स्टोन में एलोपिरिनॉल जो है वो एक्स्ट्रा देता है। बाकी जैंथिन के स्टोन के अंदर हम जो है एलोपिरिनॉल देता है, क्योंकि जैंथिन स्टोन्स क्यों बन रहे थे, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन एंजाइम, कंजेनिटल डेफिशिएंसी हो रही थी, डिहाइड्रोजन एंजाइम था, इसलिए हम यहाँ पर एलोपिरिनॉल देते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन जो होता है वो अल्कलाइन यूरिन के अंदर फॉर्म होता है, इसलिए आपको यूरिन को क्या बनाना है, एसिडिक बनाना है, इसलिए आप क्या दोगे, ये दोगे एसिटो हाइड्रोक्सिमिक एसिड। फिर हम बात करते हैं चौथे नॉन सर्जिकल ऑप्शन के बारे में, दैट इज ईएसडब्ल्यूएल। ईएसडब्ल्यूएल क्या है, ये एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसमें कुछ नहीं करते, हम एक स्पेशल मशीन लेते हैं, उस स्पेशल मशीन के थ्रू हम जो है अकॉस्टिक पल्स वेव को फेंकते हैं ऑन द स्टोन, और फिर वो स्टोन के जो है फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं और वो यूरिन के अंदर निकल जाता है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसीजर को करने से पहले लोकेट करना पड़ेगा स्टोन को। स्टोन को लोकेट किसकी मदद से करेंगे, फ्लोरोस्कोप या फिर यूएसजी की मदद से हम स्टोन को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। फिर वहां पर हम जो है अकॉस्टिक पल्स वेव जो है भेजेंगे, फोकस करेंगे स्टोन के ऊपर। फिर जब आपका स्टोन बिखर जाएगा फ्रैगमेंट्स के अंदर तो वो यूरिन के अंदर पास हो जाएगा। दिस इज डन फॉर द स्टोन मैक्सिमम अप टू साइज ऑफ द 2 सेंटीमीटर। आइडियल होता है अब जब आपकी स्टोन की साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर हो, लेकिन 2 सेंटीमीटर तक ये ईएसडब्ल्यूएल आप जो है कर सकते हो। ऐसे इस
जगह पर लिटाया जाएगा पेशेंट को, और ये वो मशीन है जिससे आपकी वो पल्स वेव्स आएगी, अकॉस्टिक पल्स वेव्स, और आपके स्टोन को फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ देगी। ये किसके अंदर यूजफुल नहीं होता? जहां पर बहुत हार्ड स्टोन्स होता है, जैसे कि सिस्टीन स्टोन्स मैंने बताया था सबसे हार्डेस्ट स्टोन्स होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन जो कि डंबल शेप के होते थे, ये भी आपके हार्ड स्टोन्स होते थे। ब्रूसाइड स्टोन्स, हाइड्रोक्सी एपेटाइट स्टोन्स, ये भी काफी हार्ड स्टोन्स होते थे। तो यहाँ पर आपकी ये मेथड यूजफुल नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। पहला कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्यों? क्योंकि रीनल पैरेकामा के अंदर इंजरी हो सकती है ड्यू टू दिस वेव्स, तो इसलिए ब्लीडिंग एक कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा क्या होता है? इन्फेक्शन। आपका जो स्टोन था उसके अंदर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहे तो वो स्टोन जब फ्रैगमेंट्स के अंदर टूटेगा तो बैक्टीरिया लीक हो जाएगा आपके रीनल ट्रैक्ट के अंदर, लीडिंग टू इन्फेक्शन। स्टीन स्ट्रेस, स्टीन स्ट्रास, ये कैसे आपका एक साइड इफेक्ट होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, वो समझाते हैं। नॉर्मली जब आपका स्टोन फ्रैगमेंट्स के अंदर टूटेगा और वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नॉर्मली यूरिन के अंदर पास कर जाए, लेकिन अगर ये आपके फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टोन स्टिक कर जाए टू दी वॉल ऑफ द यूरेटर कुछ इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीट ऑफ स्टोन्स, जिसको कहा जाता है स्टीन स्ट्रीस। ये बेसिकली आपका क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। आप देख सकते हो यहां पर आपके फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ दिया, और यहां पर ये जो आप यूरेटर के आजू बाजू में देख रहे हो ना, ये आपका स्ट्रीट ऑफ स्टोन्स है, स्टीन स्ट्रास है, ये कॉम्प्लिकेशन है ये। फिर हम बात करते हैं कहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। चूंकि हम ईएसडब्ल्यूएल के अंदर रेडिएशन का यूज कर रहे हैं, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ये थेरेपी इन प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड अनकरेक्टेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर। इन दोनों कंडीशंस में ये आपली टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें होते हैं? चिल्ड्रन के अंदर। हम ये मानते हैं कि चिल्ड्रन के अंदर रेडिएशन एक्सपोजर कम ही रखो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो हम दे सकते हैं। यूटीआई, यूटीआई के अंदर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर यूटीआई ऑलरेडी है और आप स्टोन को तोड़ के कोई बैक्टीरिया को और रिलीज कर दो तो इन्फेक्शन और एग्रेवेट हो जाएगा। पेसमेकर, पेसमेकर अगर किसी को पर्सन को ऑलरेडी है तो आप नहीं चाहते कि उसको रेडिएशन दो। और ओबेसिटी, ओबेसिटी के अंदर क्या होगा? इतना मोटा होगा बंदा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द वेव्स एंड दी बिटवीन द स्किन एंड द स्टोन, अगर वो मोर देन 10 सेंटीमीटर रहा तो कुछ काम में आएगी नहीं। तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है और ये आपके एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अभी तक हमने सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को देख लिया। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या आएगा? परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी के अंदर हम क्या करते हैं? पहले यूएसजी और फ्लोरोस्कोपी की मदद से आप स्टोन को लोकेट करते हो, उसके बाद एम्प्लाट शीट लेते हो। ये एम्प्लाट शीट बेसिकली ये हरा वाला जो पार्ट है ना, ये आपकी एम्प्लाट शीट है, उसकी मदद से आप किडनी के अंदर जाते हो। किडनी के अंदर गए और फिर जो है आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालोगे, आप अपने मशीन्स डालोगे, जिसके थ्रू आप जो है स्टोन को क्या करने वाले हो? स्टोन को तोड़ने वाले हो, ब्रेक करने वाले हो। तो आप अंदर कैसे गए किडनी के? विद द हेल्प ऑफ एम्प्लाट शीट। तो एम्प्लाट शीट इज यूज्ड टू फॉर्म द ट्रैक बिटवीन द स्किन एंड द पेल्विक कैल्शियल सिस्टम। स्किन और पेल्विक कैल्शियल सिस्टम के बीच में ट्रैक बनाने के लिए जो है आप एम्प्लाट शीट का यूज करते हो। अब जिस जगह से हमको एंट्री लेनी है किडनी के अंदर वो होता है पोस्टीरियर लैटरल कैलिक्स। ये पोस्टीरियर लैटरल कैलिक्स उसी जगह से कोइंसाइड करता है जहां पर आपका वो एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट फ्यूज हो रहे थे, जहां पर बिल्कुल ब्लीडिंग कम होगी। वो एग्जैक्टली मैं नाम भूल गया अभी, एंगल ऑफ ब्रॉडेल कुछ तो भी नाम था। वहां पर आपका ये पोस्टीरियर लैटरल कैलिक्स होता है, वहां से ही हम एंट्री लेते हैं किडनी के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस एम्प्लाट शीट। फिर जो इंस्ट्रूमेंट हम डालेंगे फॉर द ब्रेकिंग ऑफ स्टोन उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्टर। ये लिथोट्रिप्टर पहले हम मैकेनिकल यूज करते थे, अभी हम न्यूमेटिक और लेजर लिथोट्रिप्टर यूज करते हैं जो कि स्टोन को ब्रेक करने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं जो आपका ये एम्प्लाट शीट होता है ना, जो कि एंटर करता है लिवर के किडनी के अंदर, उसका साइज होता है 24 टू 30 फ्रेंच। अब अगर इसका साइज आपके 20 फ्रेंच से छोटा रहा तो उसको हम बोल देंगे मिनी पीसीएनएल। अगर इसका साइज 9 टू 12 फ्रेंच रहा तो उसको हम बोल देंगे अल्ट्रा मिनी पीसीएनएल। यहां पर अगर देखोगे तो ये जो आपका ब्लू कलर का है ना, ये आपका एम्प्लाट शीट है, 24 टू 30 फ्रेंच का इसका नॉर्मल साइज होता है। फिर हम बात करते हैं क्या इंडिकेशंस होता है। लेस देन 2 सेंटीमीटर वालों के लिए आप ईएसडब्ल्यूएल कर रहे थे। अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो आप यहां पर क्या करोगे? पीसीएनएल करोगे, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। अगर स्टैगॉन कैलकुलस है तो स्टैगॉन कैलकुलस का हमेशा साइज जो है मोर देन 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, उसके लिए पीसीएनएल ही करना पड़ेगा। अगर लोअर पोल के अंदर स्टोन है तो लोअर पोल का स्टोन जो होगा ना, उसमें ईएसडब्ल्यूएल कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि अगर ईएसडब्ल्यूएल से हमने उस स्टोन को फ्रैगमेंट के अंदर तोड़ भी दिया, फिर भी अगर वो लोअर पोल में प्रेजेंट है तो वो यूरिन के अंदर बाहर आएगा ही नहीं, उसके फ्रैगमेंट्स वो वहीं पे रह जाएंगे किडनी के अंदर। इसलिए लोअर पोल के स्टोन के अंदर आपको पीसीएनएल ही करना पड़ेगा। और अगर फेल कर जाए आपका ईएसडब्ल्यूएल या फिर आरआरएस तो भी आपको जो है पीसीएनएल ही करना पड़ेगा। अब ये आरआरएस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके साथ? ब्लीडिंग, क्योंकि आप जो है पूरा किडनी को इंजेक्ट कर रहे हो ना, किडनी के अंदर आप जा रहे हो, तो ब्लीडिंग का एक कॉम्प्लिकेशन होगा। प्लूरा की इंजरी और कोलोन की इंजरी कैसे हो सकती है? एम्प्लाट शीट को आप जब डालोगे प्लैंक्स के अंदर तो वहां पर कोई प्लूरा अगर प्रेजेंट रही आपकी लंग्स की तो वो उसको इंजोर कर सकते हैं, आप कोलोन को इंजोर कर सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? प्रेगनेंसी जो है वो ईएसडब्ल्यूएल का भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन था, यहां पर भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यूटीआई वहां पर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन था ईएसडब्ल्यूएल के अंदर, यहां पर भी है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अनकरेक्टेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वहां पर भी आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन था ईएसडब्ल्यूएल के अंदर, यहां पर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और अगर कोई पेशेंट एंटीकोगुलेशन थेरेपी पे है तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है फॉर दिस थेरेपी ऑफ पीसीएनएल। तो अब जो आपके ये पेशेंट्स है जिसके अंदर आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जिनके अंदर आपकी प्रेगनेंसी है
और जिनके अंदर यूटीआई है तो इनके अंदर हम करेंगे क्या, हम उनके अंदर करेंगे यूरेट्रोरिनोस्कोपी। ये यूरेट्रोरिनोस्कोपी आप कैसे करते हो, आप लेते हो यूरेट्रोस्कोप, कौन सा वाला, रिजिड यूरेट्रोस्कोप। बेसिकली दो टाइप के स्टोन हो सकते हैं, अगर आपके यूरेटर के अंदर स्टोन है तो रिजिड यूरेट्रोस्कोप लो, और रिजिड यूरेट्रोस्कोप आप लोग जाओगे उस स्टोन तक और डॉर्मिया बास्केट में उसको डालोगे और बाहर निकाल लोगे। ये करते हो आप अगर स्टोन यूरेटर के अंदर है तो। अगर स्टोन आपकी किडनी के अंदर है तो हमको लेना पड़ेगा स्पेशलाइज्ड फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप, और उस स्पेशलाइज्ड फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप को डॉर्मिया बास्केट से बांध के हमको जो है किडनी के अंदर जाना पड़ेगा और फिर उसको जो है वहां से निकाल के लाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारिनल सर्जरी। क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रारिनल सर्जरी। ये अभी 4-5 साल में डेवलप हुई है, पहले सिर्फ यूरेट्रोस्कोपिक स्टोन रिमूव होता था यूरेटर का, अब किडनी का भी रिमूव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं RIRS। कब करते हैं, अगर स्टोन की साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो कर लो, अगर लोअर पोल के अंदर स्टोन है तो कर लो, अगर ओबीज है पेशेंट तो कर लो, अगर काइफोस्कोलियोसिस है। देखो काइफोस्कोलियोसिस के अंदर जो आपका पेशेंट का पोस्टर होता है ना वो नॉर्मल नहीं होता। अगर पोस्टर नॉर्मल नहीं होगा आपके पेशेंट का तो फिर आप उसके अंदर पीसीएनएल ईएचडब्ल्यू दोनों नहीं कर सकते। पीसीएनएल और ईएचडब्ल्यू दोनों के लिए आपके पेशेंट का पोस्टर जो है वो बहुत नॉर्मल अच्छा चाहिए, तभी आप कर सकते हो। एक्टोपिक और हॉर्सशू किडनी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी, इनके अंदर भी आप क्या करते हो, RIRS करते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके एक हाइब्रिड प्रोसीजर्स होती है, दो हाइब्रिड प्रोसीजर्स के बारे में बताने वाला हूं। पहला हाइब्रिड प्रोसीजर कौन सा है, ECIRS। ECIRS के अंदर हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक कंबाइंड इंट्रारेनल सर्जरी। एंडोस्कोपिक कंबाइंड इंट्रारेनल सर्जरी मतलब क्या, हम RIRS भी करेंगे और मिनी पीसीएनएल भी करेंगे, स्टोन को फ्रैगमेंट्स में भी तोड़ेंगे और उन फ्रैगमेंट्स को RIRS से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये होती है आपकी हाइब्रिड सर्जरी ECIRS। फिर एक होती है आपकी सैंडविच थेरेपी। सैंडविच थेरेपी हम करते हैं बहुत बड़े स्टोन्स के लिए, बहुत बड़े मतलब मोर देन 3 सेंटीमीटर वाली जो साइज होती है उनके स्टोन्स के लिए। इसमें क्या करोगे, पहले पीसीएनएल से फ्रैगमेंट करोगे, फिर आप ESWL करोगे और फिर उसके बाद फिर से पीसीएनएल करोगे। तो ये सैंडविच थेरेपी होती है, बहुत लार्ज स्टोन मतलब जिनका मोर देन 3 सेंटीमीटर वाला साइज होता है उनके लिए करते हो। फिर हम बात करते हैं ओपन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। तो ओपन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज रेयरली डन। अगर आपके पेल्विस के अंदर स्टोन है तो पाइलोलिथोटोमी करते हो, अगर आपकी किडनी के अंदर स्टोन है तो नेफ्रोलिथोटोमी करते हो, बहुत रेयरली की जाती है। जैसे जैसे एडवांसमेंट होते गए वैसे वैसे आप पीसीएनएल, ESWL और आपके RIRS ये अभी आजकल करते हैं। अब मान लीजिए आपका जो साइज है स्टोन का ये मोर देन 2 सेंटीमीटर है, तो मोर देन 2 सेंटीमीटर के केस में हम पीसीएनएल ही करेंगे। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर तो आइडियल क्या था आपका, ESWL था। अगर 1 to 2 सेंटीमीटर की साइज का है तो आपका बेस्ट है RIRS, और ESWL भी कर सकते हैं इनके अंदर। लेकिन अगर साइज आपका लेस देन 0.5 सेंटीमीटर तो वेट एंड वॉच करें, बस नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं यूरेट्रिक स्टोन के बारे में। अगर साइज लेस देन 5 मिलीमीटर है तो वेट एंड वॉच करें, अगर 5 to 10 मिलीमीटर का साइज है तो मेट मतलब मेडिकल एक्सपल्सन थेरेपी या फिर EHW कर सकते हो। अगर 5 to 10 मिलीमीटर का साइज है, अगर मोर देन 10 मिलीमीटर का साइज है तो यूरेट्रोस्कोप की मदद से आप रिमूव कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से हम खत्म करते हैं पूरा टॉपिक को। अगले लेक्चर में हम रीनल ट्यूमर्स की तरफ बढ़ते रहेंगे, कुछ सिस्ट वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।